व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स डीआरडीओ देसी S-500। ये इंटरेस्टिंग रहेगी खबर। साथ ही तेजस MK2 2028 क्या डेवलपमेंट आई है वो भी देखते हैं। पाकिस्तान के 21 बेसिस एयर स्ट्राइक प्रूफ भी होगा इस वीडियो के अंदर, और S-400 का एक्शन के बारे में भी काफी बात होगी। तो डिफेंस कॉर्ड चैनल से वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऐसी अपडेट्स के लिए आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जय हिंद डिफेंस लवर्स। जय हिंद। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल होने वाले सभी हथियारों की इन्वेंट्री को फिर से रिस्टोर करने के लिए रक्षा मंत्रालय से मिली मंजूरी। डीआरडीओ काम कर रही है हेल और मेल यूएवीज को विकसित करने पर। 2028 से शुरू हो जाएगा 4.5 प्लस जनरेशन के तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन। नए डॉक्यूमेंट से हुआ खुलासा कि पाकिस्तान मिलिट्री के 21 साइट्स पर हुई थी भारत की स्ट्राइक, और भारत का कुशा एयर डिफेंस सिस्टम होगा S-500 के बराबर। अच्छा, S-500 के बराबर है। अरे तो हम S-500 प्लान नहीं कर रहे लेने का शायद से। ये में भी हम प्लान भी कर रहे हैं, साथ साथ हम अपना भी बना रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत की मिलिट्री की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को लॉन्ग रेंज के लॉयटरिंग एम्यूनिशंस, आर्टिलरी शेल्स, कामिकाजे ड्रोन्स और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे वेपन्स के साथ अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करने के लिए मंजूरी दे दी है। और ये मुख्य रूप से वो वेपन्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हिंदुस्तान टाइम्स की इसी रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े हुए ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि भारत के तीनों सर्विसेज द्वारा जो डैमेज असेसमेंट किया गया है और जो डिजिटल एविडेंस भारत के पास है, तो वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 4 चाइनीज मेड फाइटर जेट्स और 2 बड़े एयरक्राफ्ट, जिनमें से संभावित रूप से एक C-130J और एक साब 2000 अवॉक्स एयरक्राफ्ट है, तो उन सभी को शॉट डाउन किया था। और भारतीय वायुसेना की मिसाइल्स ने जो पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को प्रिसाइसली टारगेट किया था, तो उस दौरान कम से कम 2 F-16 फाइटर्स भी ग्राउंड पर पार्शली डैमेज हुए हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक रफाल फाइटर्स, S-400 मिसाइल सिस्टम्स और M777 हाविट्जर्स ने इस 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया था। और जबकि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने तो 3 एनिमी एयरक्राफ्ट को टेक डाउन किया है। और अब लेटेस्ट इंटेलिजेंस इनपुट से इस बात की भी संकेत मिले कि पाकिस्तान के पास 4 HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम से ना कि 2, जैसे कि पहले शुरुआत में अनुमान लगाया गया था। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 250 किलोमीटर की रेंज वाले HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स को 2 अन्य 150 किलोमीटर की रेंज वाले सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया था। और हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो एक्शन टेकन रिपोर्ट्स हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि भारतीय वायुसेना ने 19 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पाकिस्तानी एयरबेसेस पर फायर करी थी, और लगभग इतनी ही स्कैल्प सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी फायर की गई थी। और जबकि पाकिस्तान ने जंग फाइटर 17 से CM-400 AKG एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल्स भारत के एयरबेसेस पर लॉन्च करी थी, जो कि भारत को कोई भी डैमेज देने में कामयाब नहीं हो पाई थी। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे पर्याप्त एविडेंस अब आ चुके हैं जो कि ये साबित करते हैं कि 7 मई को भारत की पहली काउंटर टेरर स्ट्राइक में, जो कि मुरीद के में लश्कर के हेडक्वार्टर पर थी, तो वो भारत की 4 से 5 क्रिस्टल मेज मिसाइल से हिट हुआ था, जिसे देखने में तो एक स्मॉल एंट्री पॉइंट ही दिखता है, लेकिन जो फैसिलिटी है वो अंदर से बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई है। और वहीं सुअरों के संगठन जैश की जो फैसिलिटी है उसे 6 स्कैल्प मिसाइल्स, जो कि रफाल फाइटर से लॉन्च की गई थी, तो उन्होंने तबाह किया था। और बंकर बस्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इस दौरान जो टेरर फैक्ट्री है उसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। और वहीं जो भारतीय सेना की M777 हाविट्जर है, तो उसने LOC के पार पाकिस्तानी आर्मी के Tier 2 डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय किया था। हेडलाइन नंबर 2। द वीक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने को मिले हैं। जैसे कि उनकी तरफ से बताया गया कि 100 kg क्लास के स्मॉल ड्रोन कैटेगरी में अब भारत के पास सिविल और डिफेंस दोनों ही तरह के एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी तौर पर इन ड्रोन्स को डिजाइन और डेवलप करने की कैपेबिलिटी है। और भारत की कई सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी इस कैपेबिलिटी को डेमोस्ट्रेट भी किया है। जबकि मेल और हेल यूएवीज के मामले में डीआरडीओ और HAL की डिजाइन कैपेबिलिटी लिमिटेड है, और इसके लिए इसमें कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि एक सुटेबल प्रोपल्शन सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी और प्रोपल्शन सिस्टम्स को कस्टमाइज करने के लिए ऑप्टिमम कॉन्फ़िगरेशन। और जबकि डीआरडीओ मेल और हेल यूएवीज के डिजाइन और डेवलपमेंट के साथ यूएवीज की वेपनाइजेशन पर भी काम कर रही है। और वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल है वो 5 तक है, जिसे आने वाले 5 वर्षों के टाइम फ्रेम के अंदर इंप्रूव करके 7 तक पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पे खास तौर पर बात की जा रही है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि मेल यूएवीज और हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि हेल यूएवी वाली क्लास की। और इन यूएवीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है एक सुटेबल प्रोपल्शन सिस्टम। तो स्वदेशी तौर पर इन टेक्नोलॉजीज को लाने में लगभग 5 से 10 वर्षों तक का समय लगेगा। इसके साथ ही उनकी तरफ से भी बताया गया कि वर्तमान समय में जो भारत के एयरफोर्स और नेवी है, तो वो इंडियन अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स की 10 यूनिट्स के ऑर्डर्स प्लेस करने की संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनमें से 6 एयरफोर्स के लिए होंगे और 4 नेवी के लिए।
और आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पे बात की जा रही है तपस यूएवीज की, जिन्हें आप रुस्तम ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। डीआरडीओ चेयरमैन ने इंडिया टीवी के साथ भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था और जिसमें उनकी तरफ से बताया गया है कि भारत में आयरन डोम जैसे एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम को विकसित करने पर काम ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा, वर्तमान ये समय में भारत के पास आकाश मिसाइल्स QRSAM S-400 जैसे सिस्टम्स हैं और साथ में ये भी जानकारी सामने आई है कि भारत का जो कुशा प्रोजेक्ट है, जिसे फिलहाल अभी तक देसी S-400 का नाम दिया जा रहा था, तो कहा गया है कि इसकी कैपेबिलिटी एक्चुअल में रशिया के S-500 के बराबर होगी। डीआरडीओ चेयरमैन की तरफ से भी बताया गया कि भारत सर्विलियंस, ट्रैकिंग और मल्टी फंक्शनल रडार्स को डिजाइन करने में अब पूरी तरह से सक्षम है, जो कि हमारी फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। और पहले जो हमारे रडार्स हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करती थी, लेकिन अब सभी रडार्स को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है, जो कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को और भी अच्छी तरह से प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इसके अलावा डीआरडीओ चेयरमैन के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज पर भी काम चल रहा है, जो कि अगले 2 से 3 वर्षों के अंदर भारतीय सेना का हिस्सा बनेगी। ब्रह्मोस NG को भी कई अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा और भविष्य में ब्रह्मोस और भी पावरफुल होने वाली है। बाकी अस्त्र मिसाइल्स को भी सर्विसेज में औपचारिक रूप से इंडक्ट किया गया है और जबकि अस्त्र 2 और अस्त्र 3 पर भी काम चल रहा है। और जबकि रुद्रम के और भी अलग अलग वेरिएंट्स जैसे कि रुद्रम 3, रुद्रम 4, तो इन पर भी काम चल रहा है, जिनकी मारक क्षमता भी आगे बढ़ती जाएगी। और ये सभी अलग अलग तरह के मिसाइल सिस्टम्स अगले 3 से 4 वर्षों के अंदर भारत के फोर्सेस का हिस्सा बनेंगे। वहीं तेजस मार्क 2 को लेकर अपडेट ये दिया गया है कि एयरफोर्स जो कि इसकी 7 स्क्वाड्रंस को लेगी, तो तेजस मार्क 2 का जो प्रोडक्शन है वो 2028 से स्टार्ट होगा और 4 से 5 वर्षों तक का समय लगेगा इस पूरी डिलीवरी को कंप्लीट होने में। फिर उसके बाद एमका का प्रोडक्शन भी स्टार्ट होगा। हालांकि फिलहाल अभी वो स्पष्ट नहीं है कि उसका प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनी करेगी या फिर पब्लिक कंपनी। इसके अलावा पिनाका रॉकेट्स के जो गाइडेड वर्जन्स हैं, तो उनके ट्रायल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और जिनके औपचारिक रूप से ऑर्डर्स जल्द ही प्लेस होने वाले हैं। इसके अलावा जोरावर लाइट टैंक को लेकर डीआरडीओ चेयरमैन की तरफ से बताया गया है कि इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और अब जून-जुलाई से इसके यूजर ट्रायल्स शुरू होंगे। इसमें समर ट्रायल्स, विंटर ट्रायल्स दोनों शामिल रहते हैं और 2027 तक आर्मी ने इस टैंक के लिए जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं, तो उनका इंडक्शन भी शुरू होना चाहिए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर अपने प्रोपेगेंडा गेम के तहत जो प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स हैं, तो वो 2 तरह की सैटेलाइट इमेजेस वायरल कर रहे हैं, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि एक सैटेलाइट इमेज भारत के भुज मिलिट्री बेस की है और दूसरी आदमपुर एयरबेस की। और जो भुज मिलिट्री बेस वाली सैटेलाइट इमेज है, तो उसके माध्यम से प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स का क्लेम है कि ये सैटेलाइट इमेज पाकिस्तान द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए भारत के S-400 के रडार को दर्शाती है। पर असल में इस सैटेलाइट इमेज में जो हमारे जाहिल पड़ोसी जिसे S-400 के रडार के डिस्ट्रॉय होने के सबूत मान रहे हैं, वो असल में कुछ और नहीं बल्कि भुज मिलिट्री बेस के व्हीकल सर्विस यार्ड पर ऑयल के दाग हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सैटेलाइट इमेज जो शेयर की जा रही है, तो वो फरवरी 2025 की है। और इसी तरह से जो दूसरी सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आदमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान द्वारा भारत के Su-30 पर डायरेक्ट हिट किए जाने का दावा किया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि ये वो जगह है जहां पे भारत के Su-30 MKI फाइटर जेट्स रिपेयर हो रहे थे, जब पाकिस्तान की फतेह-1 रॉकेट्स और कामिकाजे ड्रोन्स ने यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्राइक करके उनको डैमेज किया। तो जिस सैटेलाइट इमेज के हवाले से वो ये दावा कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वो जो इमेज है वो मार्च 2025 में ली गई थी और जो Su-30 MKI नहीं बल्कि MiG-29 की मेंटेनेंस को दर्शाती है। यानी कि जिन सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से हमारे निकम्मे पड़ोसी भारत के आदमपुर और भुज एयरबेसिस पर पाकिस्तान की स्ट्राइक के सबूत दे रहे हैं, तो वो जो इमेजेस हैं वो भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से लगभग महीना भर पुरानी है। और जबकि भारत ने जो पाकिस्तान के बेसिस को तबाह करने के दावे किए थे, तो उसके साथ जो भारत ने सैटेलाइट इमेजेस शेयर करी हैं, तो वो सभी उसी एक्चुअल डेट की इमेजेस हैं। हालांकि ग्राउंड पर तो पाकिस्तान की रियलिटी सबको पता ही है, तो पाकिस्तान की यही कोशिश है कि इस तरह की फर्जी इमेजेस के माध्यम से वो कम से कम अपनी जनता को तो टूटिया बना के यकीन करा दे कि वॉर तो भाई हमने ही जीती है। बाकी पाकिस्तान ने किस तरह से वॉर जीती है उसके सबूत तो अभी हाल ही में जब पाकिस्तान ने अपने एयरबेसिस को रिपेयर करने के लिए अलग अलग तरह के टेंडर जारी किए थे, तो उससे भी देखने को मिले। और पाकिस्तान के जो मल्टीपल टेंडर्स जारी किए गए हैं, उससे इस बात की जानकारी भी सामने आई है कि भारत ने कम से कम 21 पाकिस्तान एयरफोर्स इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया था। और पाकिस्तान द्वारा उनके अलग अलग एयरबेसिस के लिए जारी किए गए टेंडर में से जो जकोबाबाद वाले शहबाज बेस का टेंडर है, तो उसमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं, तो वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कैसे इस बेस पर भारत के स्ट्राइक से जो उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो बहुत बुरी तरह से तबाह हुई है। और ये वो बेस है जहाँ पे पाकिस्तान के फ्रंट लाइन फाइटर्स F-16 ब्लॉक 52 की फ्लीट रहती है। और पाकिस्तान के ये टेंडर जो कि पब्लिकली सामने आ गए थे, तो उनसे पाकिस्तान में जो डैमेज हुआ है उसकी डिटेल सामने आने के बाद से अब जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, तो वो संभावित रूप से भविष्य में इस तरह के टेंडर के रिक्वायरमेंट को पब्लिकली जारी करने से बचेगी। वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के जो नूर खान एयरबेस है, उसके लिए भी मल्टीपल टेंडर्स जारी हुए हैं, जिनमें चाइनीज JF-17 फाइटर जेट्स और C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के कॉम्पोनेंट स्पेसिफिक्स के रिपेयर और रिप्लेसमेंट की बात की गई है। और जो एक पोस्ट स्ट्राइक टेंडर एक्टिविटी है, तो उसने इस बात का भी कंफर्मेशन दिया है
कि पाकिस्तान का जो अनमैन्ड सिस्टम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरह से इस दौरान कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, जबकि सरगोदा वाले एयरबेस के लिए रनवे सरफेस रिपेयर के टेंडर्स जारी किए गए। और इस तरह से पाकिस्तानी मिलिट्री की ऐसी टोटल 21 साइट्स हैं जिनके नाम इन डॉक्यूमेंट्स में सामने आए हैं, जहाँ पे हुए डैमेज को सही करने के लिए टेंडर्स जारी किए गए हैं। DRDO लेबोरेटरी व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि VRDE ने 9 सिस्टम्स की टेक्नोलॉजीज 10 इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़र करी है। और ये 9 सिस्टम्स हैं CBRN रेकी व्हीकल ट्रैक्ड मार्क 2 जिसकी टेक्नोलॉजी BEL को दी गई है। माउंटेड गन सिस्टम, इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गई है भारत फोर्ज लिमिटेड को। एंटी टेररिस्ट व्हीकल ट्रैक वर्जन, इसकी टेक्नोलॉजी मिली है मेल्टेक मोटर बॉडीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 के 70 टन टैंक ट्रांसपोर्टर का फुल ट्रेलर, तो इसकी टेक्नोलॉजी मिली है BEML लिमिटेड, टाटा इंटरनेशनल व्हीकल एप्लीकेशंस, SDR ऑटो प्राइवेट लिमिटेड और जॉन गैल्ट इंटरनेशनल को। एक्सपेंडेबल मोबाइल शेल्टर, इसकी टेक्नोलॉजी मिली BEL को। वज्र राइट कंट्रोल व्हीकल, यह टेक्नोलॉजी मिली है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को। अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए यूनिट मेंटेनेंस व्हीकल और यूनिट रिपेयर व्हीकल, तो ये टेक्नोलॉजी दी गई है BEML लिमिटेड को। और मल्टीपर्पज़ डीकंटेमिनेशन सिस्टम, तो इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गई है दास हिटाची लिमिटेड और गोमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2005 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर जे जोसेफ वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1971 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक उमर सिंह गुरुंग वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1992 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही प्रकाश चंद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है, जो स्वाति रडार है वो किस टाइप की रडार में आती है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे। यार देखो, पहली बात तो जो अपना जो देसी S500 बन रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं लग रहा मुझे कि हम S500 लेंगे ही नहीं। हम अगर प्लान भी करते हैं तो ये है कि हम अपने भी बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं हो जाएगी, कि हम अपने भी इंस्टॉल कर पाएंगे और उनसे भी क्वांटिटी मंगा पाएंगे, क्योंकि बनाने में भी टाइम लगता है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और हम देखो आत्मनिर्भर भारत के स्टेप पर हम चल रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा और प्रगति हमारी और हमारा वो प्रोडक्शन बहुत बढ़िया हो जाए ना बड़े लेवल पर, क्योंकि कई बार कंपोनेंट्स नहीं मिल पाते, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रोडक्शन जितना हाई होता जाएगा। और मुझे लगता है अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले 20-25 साल या 30 साल बाद मेजॉरिटी ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स हम लोग खुद बना रहे हैं, फाइटर जेट से लेकर हर एक चीज़। बस अब वो है ना ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें वो पेज फंस जाते हैं कहीं पर, वो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। और पाकिस्तान ने एक तो टेंडर निकाल के अपना झूठ जितना फैला रहे थे वो कर दिया। तो सैटेलाइट इमेजेस पता नहीं कब की, फरवरी की, कभी मार्च की। भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था, कब हुआ था यार? ये इनका ना अलग जोन है हर चीज में। अभी तो वो मोदी जी को लेकर भी तो निकाला था। ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, जो बोलेंगे दिखाएंगे मान ही लेंगे कि वहाँ की जनता को अंधा भरोसा है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, कि जो वो छाप देते हैं वो दैट इज एंड ऑफ डिस्कशन। और मीडिया उनकी कंट्रोल्ड है। मीडिया ये नहीं बोलती कि शायद से हो सकता है, क्या हो गया, उनने कह दिया ये खबर आई है, ये सच है, 100% सत्य होती है उनकी बातें। तो ऐसा लगता है उनकी बातों से, क्योंकि वो वहाँ की मीडिया, हमारे यहाँ तो देखो अपोजिशन पार्टी फिर भी क्वेश्चनिंग भी कर देती है, हर चीज रहती है। वहाँ पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, मीडिया ही कंट्रोल्ड है, सब कुछ कंट्रोल्ड है वहाँ पर। और प्लस ये जो जिस तरीके से इतने कॉन्फिडेंस के साथ सबूत दे रहे थे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने टेंडर भी निकाल दिया। इनको ये नहीं पता लगा टेंडर की फोटो भैया खींच के तो इधर भी आ सकती है। ओ भाई गजब देश है ये, गजब, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये अपनी धुन में मस्त रहता है। बाकी आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, और बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डिफेंस अपडेट्स आप लोग लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।